Hi everyone, welcome to the top. My name is Niharika Valia Bhatnagar and I'm with you with the specific area of JIB November 2025 10th MCQ a day series for AFM. आज पढ़ रहे हैं मॉड्यूल B का टॉपिक that is cash flow statement. So everyone अगर आप prepare कर रहे हैं because handful days are left, I would say कि this month is also having a lot of festivities. So preparation करते वक्त अगर आपको लगता है कि आपने एक बार भी previous year questions को नहीं देखा है एंड यू रियली वांट टू गो थ्रू इट तो आप क्या कर सकते हो, आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस यानी प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स यानी एएफएम, पीपीबी, आईईडब्ल्यूएस एज वेल एज आरबीडब्ल्यू, इन सब के ना सारे के सारे जो आपके पेपर्स है इसके आपको सबके मिल जाएंगे चारों पेपर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रिकलेटेड बुकलेट हमारी वेबसाइट पर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है। उसके अलावा आपको 1200 फ्री एमसीक्यू प्रैक्टिस मिल रही है और उसके अलावा आपको हम दे रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक प्लीज मेक श्योर कि आप जाकर इसको विजिट जरूर करें और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इट इज फ्रीली अवेलेबल और इसको सेव करके रख लीजिए ताकि ना आप एटलीस्ट अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दे। एंड वन क्विक टिप, प्लीज इसको बस सेव करके छोड़ना नहीं, इसको पढ़िएगा भी जरूर क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तभी आपको आइडिया होगा कि किस तरह के पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। द मोर यू कलेक्ट द पर्टिकुलर रिसोर्सेज मेक श्योर यू आर गोइंग थ्रू दैट, क्योंकि बहुत ज्यादा रिसोर्सेज आप लास्ट डे के लिए इकट्ठे कर लेते हो ना तो उससे होती है कंफ्यूजन। सो मिनिमाइज देम एंड मैक्सिमाइज द यूजेस। Okay, so let's continue further and talk about the topic of cash flow statement. Cash flow statement डिफाइन किया जाता है इंड AS7 और AS3 के अंडर। इसके दो मेथड्स है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर मैं वैसे बात करूँ तो हम लोग जब पहले यूटिलाइजेशन की बात करते थे ना, पहले इनडायरेक्ट मेथड बहुत यूज होता था। ठीक है, आज भी इनडायरेक्ट मेथड की यूटिलाइजेशन सही बताऊं तो ज़्यादा है, जबकि अब सेबी रेकमेंड करता है डायरेक्ट मेथड। जब से आईएफआरएस के साथ में एसोसिएट होकर हमने इंड एएस बनाए हैं तो उसके बाद से ना सेबी कहने लग गया है कि इट इज़ बेटर टू यूज़ द डायरेक्ट मेथड, क्योंकि डायरेक्ट मेथड इज़ वेरी सिमिलर टू कैश बुक। जो पैसा आया है आप उसको एक तरफ लिखिए, जो पैसा गया है उस तरफ लिखिए, उसके अकॉर्डिंग ये बेहतर मेथड है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस ना इनडायरेक्ट मेथड का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं इसमें ना, क्योंकि आप क्या करते हो, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से निकाल कर आप क्या करते हो, आप ना तीन एक्टिविटीज डिफाइन करते हो, ऑपरेटिंग, सेकंड इज इन्वेस्टिंग एंड थर्ड इज फाइनेंसिंग। तो ये तीन एक्टिविटीज के बेस पर सब बनता है। और इनफैक्ट अब देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट होता है वो भी उसका प्योर प्रॉफिट नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि वो प्योर प्योर कैश में नहीं होता। अगर मैं इसका वैसे बताऊँ तो डेप्रिसिएशन लग गई, मैंने बोला जी मैंने ना आईफोन खरीदा था, मेरा आईफोन कौन सा है, मेरा आईफोन है 14, अब आ गया है 17। अच्छा, तो मैं तो 3 मॉडल पीछे हूँ अभी, तो उस हिसाब से मेरा फोन शायद इतने साल में पुराना नहीं हुआ, शायद मैंने 2 साल पहले ही लिया हो। लेकिन हुआ क्या है, आईफोन 17 आते हैं उसकी वैल्यू ज्यादा गिर गई होगी। ठीक है, आईफोन 14 तो वैसे आईफोन 14 15 ज्यादा चले भी नहीं थे एज कम्पेयर टू जो उससे प्रीवियस मॉडल्स थे। तो दैट्स वन पर्टिकुलर थिंग, मतलब टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलीजेंस के साथ साथ नए नए मॉडल्स के आने के कारण हमारे जो ये स्पेसिफिक मॉडल है मेरे इस्तेमाल करते करते ही उसकी वैल्यू ज़्यादा गिर गई। हमने वो डेप्रिसिएशन बुक करी है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, क्योंकि मेरा फ़ोन मेरे बिजनेस में बहुत इस्तेमाल होता है। तो ये पैसे मैंने किसी को दिए थोड़ी हैं, वो तो बस मेरे को ही मेरा फ़ोन देख के पता है कि अच्छा इसकी वैल्यू जब खरीदा था तो 72 का था, आज मेरे बेचारे फ़ोन की वैल्यू शायद 40 के आसपास भी नहीं होगी। तो ये कैसे पता चल रहा है? ये चीज़ तो किसी कैश में नहीं है, लेकिन डेप्रिसिएशन में तो ये बुक हो रही है, तो ये एक नॉन कैश एक्सपेंस की तरह बुक होती है। ऐसे कई और नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं जो इम्पैक्ट तो डालते हैं लेकिन वो आपकी प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं। तो आपको चाहिए प्योर कैश का प्रॉफिट, क्योंकि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ जा रहे हो कि आपका ध्यान सिर्फ पैसे के आने और पैसे के जाने तक ही सीमित है। So let's talk about this part. Consider the following. Interest received in is classified as investing activities in AS3. Dividend, अच्छा ये ना एक पॉइंट है, जो इंटरेस्ट अगर आपको मिलता है, मैंने आपको बताया ना कि 3 पॉइंट्स होते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। अच्छा, इसका ना एक और चीज़ भी है, इसको अगर आपको पढ़ना है ना कि इस टॉपिक में ये ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग को मैं क्या बता रही हूँ, इसकी बाकी डिटेल्स क्या है, कहीं मिल सकती हैं क्या, इसकी ना संकल्प की मेरी वीडियो पड़ी है, आपको संकल्प सीरीज की वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। वहां से जाकर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ वहां से पढ़ लो, फिर वापस आ जाओ और इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर एमसीक्यूज में मेरे साथ में प्रैक्टिस कर लो।
इससे आपको बेनिफिट क्या रहेगा कि आपको ना इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. यू आर नॉट जस्ट गोइंग थ्रू द एमसीक्यूज लाइक अच्छा मेरा तो गेस सही चला गया, आप उस पर नहीं चल रहे हो, आप एक्चुअली उसको पढ़ रहे हो और फिर मुझसे आगे बात कर रहे हो कि मैम मेरे पास ये डाउट है, और उससे ना आपका इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा. मेरा सिर्फ एक मोटो है आपको बताने का कि पेपर इज नॉट बेस्ड अपॉन गेस वर्क, एंड दिस पेपर इज नॉट अबाउट ये वाला सेम एमसीक्यू पेपर में आ गया. इट इज़ अबाउट द फैक्ट कि वो कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, क्योंकि आपका जो एम है वो जेआईबी नहीं है, वो जेआईबी प्लस सीआईआईबी है. और उसके बाद देर आर मेनी सर्टिफाइड कोर्सेज जो आपको हेल्प करते हैं इन टर्म्स ऑफ योर प्रमोशन. सो लेट्स मेक इट दैट पर्टिकुलर डील कि एक पेपर क्लियर करना अपना फोकस नहीं है कि एएफएम निकालना है. हमारा फोकस अपने करियर ग्रोथ में है, तो आप कंसेप्ट पर फोकस कीजिए, और कंसेप्ट के फोकस पे ये 100 नंबर का पेपर कुछ नहीं रह जाता. लेट्स कंटिन्यू. इंटरेस्ट अगर मैंने रिसीव किया तो क्यों रिसीव किया होगा, मैंने ना मेरे पास बहुत पैसा आया, मैंने उस पैसे को एफडी में डाल दिया, मैंने आरडी बना दीजिए, मैंने कहीं पर किसी बॉन्ड में पैसे डाल दिए, तो वहां से जो मुझे पैसा आ रहा है वो इन्वेस्टिंग है ना. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुआ. इवन हमारे जो एसेट्स होते हैं ना, एसेट से जो हमको पैसा आता है बेच बूझ के, वो भी यहाँ आएगा. पैसा जाएगा किसी एसेट से या इन्वेस्टमेंट करने पर, तो उसको आप माइनस कर दीजिएगा, अगर आएगा तो प्लस कर दीजिएगा, क्योंकि ये आया है तो मैं प्लस करूंगी. कैश फ्लो स्टेटमेंट का सिंपल रूल जो हमारी पॉकेट पे भी चलता है, पैसा आया तो प्लस, पैसा गया तो माइनस. डिविडेंड पेड इज क्लासिफाइड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी. शेयर होल्डर खुश रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि यही बिजनेस को फाइनेंस करता है. ठीक है, तो शेयर होल्डर से पैसा आना यानी इक्विटी से पैसा आना, डेट से पैसे लेना, इन दोनों को खुश रखना. किसी को डिविडेंड देना है तो डेट वाले को इंटरेस्ट देना है, तो ये आपका क्या आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी आएगा. तो दिस वन इज करेक्ट, सेकंड वन इज आल्सो करेक्ट. देन डेप्रिसिएशन इज एडेड बैक टू द नेट प्रॉफिट अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ये तो मैं अभी आपको पूरी कहानी सुनाकर हटी थी, मतलब ये तो टॉपिक तो अभी इसमें दिखा है, बट द फैक्ट इज डेप्रिसिएशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. क्योंकि डेप्रिसिएशन में मैं किसी को वो पैसे दे नहीं रही होती, बस मेरे को पता होता है कि जी मेरी उस चीज़ की वैल्यू हो गई है कम. ठीक है ना. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. देन इशू ऑफ बोनस शेयर इज अ कैश फ्लो, इन कैश इज अ कैश इनफ्लो. हाँ, अगर मैं, अच्छा मुझे एक बात बताइए, इस पे पॉइंट आ गया. बोनस शेयर पता है क्या होता है. मेरे पास ना एक पर्टिकुलर ड्रॉर है, उस ड्रॉर के नीचे 10,000 पड़े हैं, ऊपर 20,000 पड़े हैं. मैंने क्या किया, नीचे वाले ड्रॉर से 5,000 रुपीज निकाल कर अपर ड्रॉर के अंदर आई हैव गिवन मोर मनी. तो व्हाट हैज हैपेंड इज, इसमें 20,000 पड़ा था और इसमें पड़ा था 10,000. So I've removed 5,000 from here and added 5,000 here. So technically what has happened is कि यहाँ पर 25K हो गया और यहाँ पर 5K रह गया. अब आप एक बात बताओ, कोई फर्क आ रहा है कैश में, मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा. मैं नहीं बोल सकती कि अरे पता है मेरे अपर ड्रॉर के अंदर ना 25,000 रुपीज आ गए, तो लोअर ड्रॉर से तो पैसे निकालने हैं, तो कैश का इनफ्लो तो नहीं हो रहा, ये तो पैसे की मूवमेंट है बस. राइट पॉकेट से पैसे निकालकर लेफ्ट पॉकेट के पैसे डालने को कैश इनफ्लो नहीं कहते. बोनस शेयर इशू करना मतलब रिजर्व्स में से पैसा निकाला और कैपिटल में पैसा डाला, ये दोनों पैसे शेयर होल्डर के ही तो थे, है तो उसी शेयर होल्डर के फंड्स का पार्टी. तो दिस इज रॉन्ग. So in this case the correct answer is actually A. 1, 2 and 3 is correct. बाकी जो अपना 4 है वो तो गलत है. Then, which of the following are shown as financing activity in cash flow statement? First is issue of debentures. Financing के अंदर देखो लोन से पैसा आना इस फाइनेंसिंग की. फाइनेंसिंग इज लिंक्ड विद कहाँ से आप अपना पैसे का अरेंजमेंट करते हो और उनको खुश कैसे रखते हो, ऐसे याद रखिएगा. पैसे का अरेंजमेंट इक्विटी से भी होता है, डेट से भी होता है. इक्विटी वाला बोलेगा, प्रेफरेंस वाला बोलेगा मेरा डिविडेंड कहाँ है, और जिसने मुझे लोन दिया है वो तो मेरी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के लिए जान खाएगा. तो these are the areas where we are going to get money and we are going to pay in terms of financing our business and keeping the people happy who has given money in terms of the financing era. So the first point is issue of debenture. डिबेंचर दिए, पैसा आए तो प्लस का पॉइंट है. देन कम्स बाय बैक ऑफ शेयर. मैंने शेयर बाय बैक किया. मैंने ना इक्विटी शेयर होल्डर को बोला कि मेरे पास ना बहुत सारे इक्विटी शेयर होल्डर है, मेरे को लग रहा है मेरी ना माइनॉरिटी में जा रही हूँ, मेरा फैसला इस कंपनी में ऐसा होना चाहिए. मैंने हाँ बोला तो पूरी कंपनी हाँ बोले. तो मैं ना एक काम कर देती हूँ, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जी और वो 4-5 लोग खड़े ना, सबको बोलती हूँ अपने शेयर मेरे को दे दो, जो पैसा मांगोगे इतने रुपए मैं आपको दूंगी, डील डन है. वो कहता है ठीक है मैम डील डन है,
हैं आप, हमको दो पैसे, हम जा रहे। तो वो मुझे क्या देंगे, शेयर देंगे, मैं उनको पैसा दूंगी। अब इस केस में भी बायबैक आपकी कंपनी के लिए फायदेमंद होता है, बट बायबैक में द पीपल लूज मनी, ये भी एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है। देन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। देखिए, अगर मैं फ्रैंकली बताऊं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के ना दो इम्पैक्ट होते हैं। एक तो ये हमारी P&L में बड़े प्यार से चमका कर लिखा हुआ होता है कि पता है हमने डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट का खर्चा करा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आगे रो रो के उसको बोलते हैं कि हाय पता है मैंने इंटरेस्ट पे किया, मेरा खर्चा बुक करो। तो ये बुक हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम ये है हमको चाहिए कैश का, क्योंकि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसका यूज होते हैं। मुझे कैश का ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए होता है, तो इसको उठाकर पहले वहां पर एडजस्ट किया जाता है। तो वो कहते हैं कि ये तो घोर कलयुग है, ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग वर्क, दिस इज अ पार्ट ऑफ कीपिंग द फाइनेंशियल पीपल हैप्पी। वो कहते हैं हाँ बात तो सही है, तो फाइनेंस वाले लोगों का है। तो कहते हैं इसके अंदर से इसको ऐड बैक करो, क्योंकि ये खर्चा बुक किया हुआ है, तो उसको नलिफाई कैसे करोगे, ऐड बैक करके। तो इसको ना एक तरह से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट करके फिर हम इधर फाइनेंसिंग में भी लाते हैं। देन कम्स डिविडेंड रिसीव्ड। अच्छा, इसका फिर अगर यहाँ पर मुझे कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं मिला तो मैं इसी का हिस्सा मान लूंगी। एंड देन इज डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड मेरे को रिसीव क्यों होगा, मेरे कंपनी ना खुद को डिविडेंड थोड़ी रिसीव कराएगी, वो शेयर होल्डर्स को खुश रखती है क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं, तो वो डिविडेंड पे करती है। लेकिन अगर मैं कंपनी हूँ और मैंने दूसरी कंपनी में पैसे लगाए हैं, वहां से मुझे डिविडेंड आया है, वो तो इन्वेस्टिंग है। तो ये गलत हो गया, ये तो इन्वेस्टिंग का हिस्सा है, ये फाइनेंसिंग नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग या तो आंसर 1/1 और 2 हो जाएगा, या 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। बट क्योंकि इसका पहले ऑपरेटिंग पर इम्पैक्ट होता है, तो सर झुकाकर हम 1 एंड 2 पर जाएंगे, क्योंकि थर्ड हैज 2 इम्पैक्ट्स, पहले एडजस्ट होगा और फिर इसमें रिकॉर्ड होगा। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट समथिंग जो एक्सक्लूसिव फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा होगा। अब मैं आपको एक पर्टिकुलर एरिया में प्योर कैश का प्रॉफिट ये लोग निकालते कैसे हैं उसका एक क्वेश्चन लाई हूँ। अगर आपने पहले कभी नहीं किया, देन जस्ट बी अ ब्लैंक स्लेट एंड इसको समझिए ये क्या कहता है। तो मैं क्वेश्चन ऐसे करा रही हूँ जैसे आपको नहीं पता है इस क्वेश्चन के अंदर क्या आता है। अगर आता है तो जस्ट रीचेक और मुझे बताइए क्या आपका और मेरा कॉन्सेप्ट सेम जा रहा है या हम दोनों अलग अलग जा रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट, वी आर टॉकिंग अबाउट नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। अब नेट प्रॉफिट तो अपना ऐसा प्रॉफिट है जिसमें मिलावट है, क्योंकि इसमें मिलावट क्या है कि ये इसमें जो वैल्यूएशन दी हुई है उसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये वो सब कुछ डला हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो लॉ के अकॉर्डिंग बनता है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ी बनता है। तो इसका मतलब मैंने नेट प्रॉफिट लिखा हुआ था 5 लाख का, और कैश फ्लो स्टेटमेंट हो रही है, मेरे को कैश में ही बताओ सब कुछ, मेरे को नहीं समझ में आता दूसरा। आप सर झुकाकर बोलोगे भैया डेप्रिसिएशन, कहते जी ऐड बैक कर दो, क्योंकि ये कौन सा खर्चा हुआ है, कैश में नहीं गया। फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये तो इन्वेस्टिंग का हिस्सा है। आप एक बात बताओ, ये हमारे नॉर्मल प्रॉफिट में क्या कह रहा है। इट्स लाइक मैंने आपको बोला पता है मैंने 1 CR कमाया, आप बोलोगे बड़ा अच्छा चल रहा है बिजनेस, 1 CR कमाया। मैंने बोला नहीं नहीं, बिजनेस से तो 20 लाख आया था, 80 लाख तो ना पता है हमने ना एक प्रॉपर्टी खरीदी थी इसी बिजनेस के पैसे से, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई तो मैंने 80 लैक्स तो वहां से कमाया। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो मैम, इसका मतलब आप इन्वेस्टर अच्छे हो, बिजनेस तो आपका नॉर्मली चलता है, 20 लाख ही तो कमा रहे हो आप। तो इस केस में आपको और मुझे क्लैरिटी कह रही है कि ये ऑपरेटिंग का हिस्सा नहीं है। तो ये जो प्रॉफिट डला है इसको खत्म कैसे करोगे, माइनस करके, प्लस नहीं माइनस करके। इंक्रीज इन डेटर, यानी मेरे पास कोई आया उसने बोला नियर का मैम मेरे को कुछ चाहिए, मैंने बोला सर पैसे, वो कहता बाद में दूंगा, मेरा कैश रुक गया, मेरा रुका हुआ कैश है। जब मेरे पास में इंक्रीज इन करंट एसेट्स आता है, जब भी मेरे पास क्या होगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स आता है, इसको माइनस करना है, क्योंकि इसमें हमारे पास पैसा जाता है, आता नहीं है। इंक्रीज इन क्रेडिटर, मैंने आपको बोला, आपने मुझे बोला निहारिका मैम गुड्स चाहिए, मैं कहा सर पैसे बाद में दूंगी, मेरे पास अच्छा है ना, मेरे पास पैसा रुक रहा है, तो ये होता है प्लस। याद रखिएगा, अगर आपका इंक्रीज इन सीए माइनस है तो इंक्रीज इन सीएल प्लस है, और यहाँ से आपकी वैल्यूएशन बनती है। दिस इज 50 थे। नाउ दैट्स इट एवरीवन, ये आपका बना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो इन दिस केस द करेक्ट आंसर वुड कम आउट टू बी, ये पूरा खत्म ही हो गया, नलिफाई हो गया ना, तो 5,80,000 इज द आंसर। इसका सोल्यूशन कुछ ऐसा बनेगा। एंड आई होप आपको इससे एडजस्टेड कैश प्रॉफिट का, जो कैश में हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं, उसका आइडिया हो गया होगा।
Next point is the company has received 2,50,000 as interest from the long-term investment in the government securities according to AS3 revised. ये बाद में रिवाइज हुआ था तो उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन है कि हाउ विल द दिस ट्रांजैक्शन बी क्लासिफाइड एज अंडर कैश फ्लो स्टेटमेंट. मेरे को सिंपल सी बात पूछ रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मैंने कहीं पर इसे वो इन्वेस्टमेंट से ही पता चल रहा है मैं ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग या नॉन कैश कहाँ पे डालूं. मेरे को इंटरेस्ट रिसीव हो गया तो नॉन कैश में तो ये बाहर ही हो गया. ये कैश की आइटम है और ये इन्वेस्टिंग की आइटम है. ये आपको ना पेपर के अंदर में ये इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो उनका ध्यान रखना है. ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी इशूड इक्विटी शेयर्स वर्थ रुपीज 5 लाख इन एक्सचेंज ऑफ अक्वायरिंग लैंड. सिंस नो कैश इज इन्वॉल्व, हाउ इज द ट्रांजैक्शन ट्रीटेड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट. कोई कैश इन्वॉल्व तो है नहीं है, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे की जाएगी. हुआ क्या, कंपनी ने इशू किए हैं शेयर्स और अच्छा शेयर आया, लैंड चला गया, यही हुआ ना. हमने इशूड इक्विटी शेयर नहीं, ठीक है, हमने इशू किए हैं किसी को इक्विटी शेयर. मैंने किसी से लैंड खरीदा और मैंने बोला मेरे को लैंड चाहिए, वो कहता क्या करोगे इसके लिए, पैसे दो. मैं कहा पैसे नहीं है, ये लो मेरा शेयर ले लो. तो मेरे पास लैंड आया और मेरे पास से शेयर चला गया. सो इन दिस केस व्हाट आर वी गेटिंग एवरीवन, कुछ पैसे की मूवमेंट ही नहीं है. तो यहाँ पर ढूंढिए कहाँ पर लिखा हुआ है कि कैश फ्लो का हिस्सा नहीं है ये. क्योंकि पहला कह रहा है कैश इनफ्लो, क्या फर्क पड़ता है आगे क्या कह रहा है, तो गलत ही है. कैश आउटफ्लो, कोई कैश जेब से गया नहीं, कोई कैश आया नहीं, अलग से ही रोई जा रहे हैं. तो दिस डजंट मेक सेंस एट ऑल. ठीक है, नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट इज added to operating activities. No, this is not, the answer would be not included in the cash flow. So the answer is C. Next point, a company paid 80,000 as dividend to its shareholders during the financial year. As per AS3 classification, what is the correct treatment? If I talk about dividends to its shareholders, अगर हमने shareholder को dividend दिया है, हम shareholder को खुश रख रहे हैं, तो अभी हम पढ़ कर आए थे खुश रखना यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, क्योंकि ये प्रॉफिट का हिस्सा नहीं होता. सारी दुनिया को पेमेंट करने के बाद, इवन टैक्स पे करने के बाद जो चिल्लर बच जाता है ना, उस चिल्लर के अंदर से ऑर्गेनाइजेशन अपने क्या करती है, जैसे पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स कमा के घर लाते हैं. अब जो उनके पास पूरा टैक्स देने के बाद जो उनकी सैलरी का हिस्सा बचा है या उनके बिजनेस के प्रॉफिट का हिस्सा बचा है, उससे उनके बच्चों की पॉकेट मनी मिलती है ना. पॉकेट मनी बढ़ भी सकती है, पॉकेट मनी कम भी हो सकती है, कुछ भी होता है. तो वो ऑपरेटिंग नहीं है ना, वो इन्वेस्टिंग है, वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी. द पीपल हु आर बेसिकली द ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आप उनको एक तरह से पैसे देते हैं. आई एम सॉरी, द आंसर इज सी. Now comes the next part. A firm once sold one of its old machinery 1,20,000 against its book value of 1 लाख. अच्छी चीज़ है, 1 लाख की चीज़ 1,20,000 में बेचती, क्योंकि सस्ती तो बिकती नहीं है. तो अब क्या करें हम लोग, देयर बाय मेकिंग द प्रॉफिट, हमने प्रॉफिट 20,000 का कमा लिया. What is the correct classification of this transaction in the cash flow statement? One is 1,20,000 is an inflow while 20,000 is an adjusted. Then is 1 lakh is shown under investing activity, 20,000 in operating. 1,20,000 is operating activity, no adjustment is required. और entire 1,20,000 फाइनेंसिंग. फाइनेंसिंग तो वैसे ही बाहर है, इसका मोटा मोटा बता दूं, मेरे पास जेब में पैसा कितना है, 1,20,000 आया, तो चुपचाप इन्वेस्टिंग में जाकर ये 1,20,000 बुक कर लेने हैं. फिर उसके बाद क्या हो रहा है, कहते हैं ये जो 20,000 का प्रॉफिट है इसका क्या करना है. कहते हैं ये प्रॉफिट तो हमने बड़े मजे से अपने P&L में शो ऑफ करने के लिए, पता है हमने मशीनरी बेची थी, उससे 20,000 का प्रॉफिट हुआ था मेरे को, वी आर गोइंग टू शो इट ऑफ ना दुनिया को. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला होगा, तो कहते उसे खत्म नहीं करना. मैंने कहा हाँ जी करना है, तो आप उसको एडजस्ट करो. तो इसके हिसाब से द आंसर इज ए. जस्ट थिंक अबाउट, पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, पैसे की मूवमेंट बचपन से देखते आ रहे हैं. इनफैक्ट जब हम लॉलीपॉप खरीदने आते थे, अपनी बेसिक टॉफीज खरीदने आते थे, तब से हमको पैसे के इस प्लस और माइनस का पता है. तो जस्ट रिलेट टू दैट और आराम से इस टॉपिक को करिए. द कंपनी अर्नड 40,000 एज डिविडेंड. अर्न किया, अच्छा मतलब कंपनी के पास पैसा आया, ये इनफ्लो है. तो अगर यहाँ पर इग्नोर्ड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला पॉइंट है, चलो ये तो पहली बार होगा. अब ये एलिमिनेशन मेथड है जिससे आप जल्दी से पूरे क्वेश्चन पर नजर मार सकते हो. बाय द टाइम आप बात कर रहे हो उसके बारे में सोचना शुरू कर रहे हो. ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं. लेट्स बी लिटिल अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स दैट फैक्ट कि 100 क्वेश्चन है और आपको जल्दी भी खत्म करने हैं और आपको न्यूमेरिकल्स भी करने हैं. राइट. द कंपनी अर्नड 40,000 एज डिविडेंड इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी. हाउ विल दिस बी क्लासिफाइड? ऑपरेटिंग इनफ्लो, सिंस डिविडेंड इज इनकम, नहीं ऑपरेटिंग तो वैसे भी नहीं है. फाइनेंसिंग है, नहीं हमने पैसा रिसीव किया तो ये तो वैसे भी इन्वेस्टमेंट है. इतना बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट लिख दिया और क्या चाहिए हमको. तो उसके हिसाब से ये आपका सी आया.
सी दिस आर वेरी सिमिलर टू द अदर क्वेश्चन, बट यहाँ पर बहुत डिफरेंट वे से बताया हुआ है. नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट. ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी और पैसे दिए हैं. ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी परचेज अ न्यू प्लांट एंड मशीनरी वर्थ रुपीज 4,50,000 बाई पेइंग कैश. प्लांट एंड मशीनरी इज एन एसेट. एसेट में इन्वेस्ट करा तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है. तो पहला पॉइंट इज ऑपरेटिंग नहीं. अब ना ये ध्यान रखना आउटफ्लो इनफ्लो क्या लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है क्योंकि मैंने प्लांट एंड मशीनरी के लिए पैसा दिया है. तो फाइनेंसिंग आउटफ्लो नहीं आएगा, नॉन कैश ट्रांजैक्शन भी नहीं आएगा, और ऑपरेटिंग तो वैसे भी नहीं आएगा. द आंसर इज एक्चुअली बी. डन. अच्छा नहीं, इसका आंसर आएगा बी. अगर मैंने चीज़ खरीदी है तो दैट हैज़ टू गो टू बी, राइट. चलिए अब चलते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट है. इसको क्योंकि जा रहा है पैसा तो माइनस करना है. अब इसके बाद नेक्स्ट आता है लास्ट पॉइंट. एक्स वाई जी परचेज शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज वर्थ ₹5 lakh with surplus cash. These securities are readily convertible into cash and held for less than 3 months. अच्छा, जो चीज़ मैं 3 महीने से भी कम कर रही हूँ तो बड़े आराम से खरीद बेची जा सकती है, तो ये तो कैश के बराबर नहीं हो गया. तो जब भी कोई कहता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में, उसमें क्या आता है, कैश, बैंक बैलेंस, और ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सब मिलाकर बनती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कैश एंड कैश इक्विवेलेंस. ठीक है. तो दिस इज नॉट इन्वेस्टिंग, दिस इज नॉट ऑपरेटिंग, दिस इज एक्चुअली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. अपनी जेब से एक जगह से पैसे निकालकर दूसरी जगह पर पैसे डालना इज नॉट कवर्ड एनीवेयर एल्स. सो दिस इज इट एवरीवन. आई होप ये पर्टिकुलर सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है. इफ इट वाज देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो छोटे छोटे इनिशिएटिव हमारे साथ लेते चले और हमको मोटिवेट करते चले. सो दिस इज इट फॉर द डे एवरीवन. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर. मैं आपको मिलती हूँ हमारे अगले सेशन में, बट बिफोर आई एंड माई सेशन लेट मी टेक यू टू आवर वेबसाइट फर्स्ट. ठीक है, चलो हम एक बार हमारी वेबसाइट देख लेते हैं जहाँ पर आपको एडुटैप की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. अगर आपको कोर्सेज परचेज करने हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो क्या करना है, आपको जाना है हमारी वेबसाइट edutap.in पर. ओके, चलिए, लेट्स गो टू आवर वेबसाइट फर्स्ट. विजिबल ना, ये रही एडुटैप. अब जैसे आप एडुटैप पर जाएंगे, आप इसे खोलेंगे, जस्ट गो ऑन टू इट, और यहाँ पर ये रहा अपना JIIB. जैसे ही आप JIIB पे क्लिक करोगे, कैन यू सी दिस एरिया एवरीवन, यहाँ पर आपको मिल जा रहा है हमारे सारे कोर्सेज. बैंकर्स कैप्सूल अपना लॉन्च हो चुका है. कैप्सूल कोर्स में आपको मिनिमम टाइम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर्ड मिल रहे हैं. एक अच्छा एरिया फॉर एनीबडी जो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहा है और टाइम कम है और बहुत से और कंस्ट्रेंट्स आपको तंग करते हैं. ऑल रिकॉर्डेड. सुपर क्रैश कोर्स लाइव है. मास्टर कोर्स आपका रिकॉर्डेड है लेकिन बिल्कुल पेपर से पहले लाइव मिलेगा. दिस इज़ वन पर्टिकुलर विच वी नॉर्मली रेकमेंड, क्योंकि इसमें ना हर चीज़ बहुत डिटेल में पढ़ाई गई है. तो जिसका एम कंसेप्ट क्लियर करने का है उसके लिए मास्टर कोर्स बना है. जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइव में पढ़ने हैं उसके लिए सुपर क्रैश कोर्स बना है. और जिन्होंने अपना रिकॉर्डिंग देखनी है और जल्दी जल्दी ख़त्म करना है एंड दे रियली वांट टू गो थ्रू द टॉपिक्स, लेकिन हार्डवर्क बढ़ेगा क्योंकि आप पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो कवर कर पाएंगे, लेकिन जो दूसरे टॉपिक्स हैं उसके लिए आपको एक बार चैप्टर नोट्स देखने की ज़रूरत पड़ेगी. और आपको जब आप पढ़ते हैं तो ध्यान रखिए कि आपको PYQs भी करने हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी करने हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी करने हैं, ये सब करना है. वो सब इन सब में मिलेगा. दैट्स कॉमन. सो यू कैन परचेज एनी ऑफ दोज कोर्सेज. एंड इन केस ये सारे कॉम्बो में हैं, अगर आप सिंगल लेना चाहें तो आप सिंगल भी कोई कोई सब्जेक्ट लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं. ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, अपनी प्रेप अच्छे से कीजिए, एंड गो हेड एंड प्रिपेयर वेल एवरीवन. थैंक यू सो मच. बट अगर एंड में आपको लेना होगा तो द कोड इज गोइंग ऑन वाओ 75, तो 75% ऑफ है और जल्दी से हमारे कोर्सेज परचेज कर लीजिए. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एवरीवन. बाय बाय एंड टेक केयर.